सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया की कई जानी मानी सभ्यताएं वो बस आकार ले रही थीं, हमारी उपमहाद्वीप में एक ऐसी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी जिसका नगर नियोजन मतलब आज के स्मार्ट सिटी प्लानर्स को भी शायद सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ बिल्कुल। और एक रहस्य भी है, उनकी अपनी एक लिखी हुई भाषा, एक लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सही कहा, वो लिपि आज भी एक पहेली है। तो आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए, पुरातात्विक खोजें हैं, विशेषज्ञों की राय हैं, और कोशिश यही है कि इस प्राचीन थोड़ी रहस्यमयी सभ्यता के जो सबसे ज़रूरी, सबसे दिलचस्प पहलू हैं उनको समझें। कौन थे ये लोग, कैसे रहते थे और क्या छोड़ा है उन्होंने हमारे लिए। बिल्कुल, ये सभ्यता जिसे हम अक्सर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये कांस्य युग की थी और इसका फैलाव आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में था। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात शहरी संस्कृति की कहानी है, एक तरह से नींव है। और इसकी खोज की कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प है। मैंने सुना है 19वीं सदी में वो रेलवे लाइन बिछाते वक्त कुछ ईंटें मिली थीं। हाँ, वो एक तरह से आकस्मिक शुरुआत थी। पंजाब में जब लाहौर मुल्तान रेल लाइन बन रही थी तो मजदूरों को हड़प्पा के टीलों से पकी हुई ईंटें मिली। उन्हें क्या पता था कि ये क्या है, वो तो उन्हें रोड़े समझकर पटरी के नीचे इस्तेमाल करते रहे। अच्छा। बाद में जाकर जैसे 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस तरफ ध्यान दिया, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी सर्वे किया, लेकिन असली पहचान मिली 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई शुरू की और फिर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोजा। और फिर जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया इसके बारे में। जी, 1924 में जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने औपचारिक रूप से दुनिया के सामने इस नई प्राचीन सभ्यता की घोषणा की। अच्छा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? मतलब क्या सारे शहर सिंधु नदी के किनारे ही थे? देखिए, शुरुआती जो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए जैसे मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी की घाटी में थे, तो शुरू में ये नाम पड़ा। लेकिन पहला खोजा गया स्थल तो हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे है, और बाद में जब खोजें फैलीं तो पता चला कि इसका विस्तार तो सिंधु घाटी से कई ज्यादा दूर तक था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी तक। इसलिए कई विद्वान, और शायद ये ज्यादा सही भी है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। इसे प्रथम नगरीकरण और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और ये उस दौर की थी जब मानव ने कांस्य का इस्तेमाल प्रमुखता से शुरू किया था। और विस्तार की बात करें तो कहते हैं ये मिस्र और मेसोपोटामिया की जो समकालीन सभ्यताएं थीं, उनसे भी कहीं बड़े इलाके में फैली थी। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल था। अंदाजा लगाइए, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास, वहां से लेकर पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा एरिया हो गया। लगभग कितना? करीब करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। कुछ बड़े नाम तो हम सुनते ही हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब शायद मुर्दों का टीला है। जी हाँ, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ यही है, प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला। और भारत में कौन कौन से खास स्थल हैं जो हमें पता होने चाहिए? भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। गुजरात में धौलावीरा है, जो अपने अद्भुत जल प्रबंधन और एक बड़े से साइन बोर्ड जैसे लेक के लिए जाना जाता है। फिर लोथल है, जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। हरियाणा में राखीगढ़ी है, जो शायद अब तक खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और जहां हाल में बहुत महत्वपूर्ण जेनेटिक स्टडीज भी हुई हैं। अच्छा, राखीगढ़ी। हाँ, और राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। वहां से जुते हुए खेत के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा में है, और भी बहुत है, रोपड़ पंजाब में, रंगपुर गुजरात में। मतलब ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी? जी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों में इसके स्थल मिले हैं। अफगानिस्तान में भी शौर्तुगोई और मुंदेगाग जैसे स्थल हैं। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इनकी शहरी योजना।
मतलब टाउन प्लानिंग। एकदम सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे किसी ने ग्रिड बिछा दिया हो। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अर्बन प्लानिंग जबरदस्त थी, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। सड़कें सीधी होती थीं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाती हुई, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। इससे शहर आयताकार ब्लॉक्स में बंट जाता था। और शहर भी शायद दो हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा और एक निचला। हाँ, ज्यादातर बड़े शहरों में यही पैटर्न दिखता है। पश्चिम में एक ऊंचा टीला होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था। ये शायद किलेबंद होता था, और यहाँ महत्वपूर्ण प्रशासनिक या सार्वजनिक इमारतें होती होंगी, जैसे विशाल स्नानागार या अन्नागार। और पूरब में होता था निचला शहर, जहाँ आम लोग, कारीगर, व्यापारी रहते थे। ये ज्यादा बड़ा होता था। और घर घर कैसे होते थे? कच्ची ईंटों के? नहीं, यही तो खास बात है। ज्यादातर घर पक्की ईंटों के बने होते थे, और ईंटें भी मानकीकृत थीं। मतलब एक निश्चित अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4-2-1 की। सोचिए, उस जमाने में मिस्र जैसी जगहों पर धूप में सुखाई कच्ची ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, पर यहाँ पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। वाकई। और घरों के अंदर क्या होता था? ज्यादातर घरों में बीच में एक आंगन होता था, और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। लगभग हर घर में अपना एक स्नानागार यानी बाथरूम होता था। कालीबंगा जैसी जगहों पर तो कई घरों में अपने कुएं भी मिले हैं। लेकिन सबसे लाजवाब चीज जो मैंने पढ़ी है वो है उनकी पानी निकासी व्यवस्था। ढकी हुई नालियां, मैनहोल, आज भी कई शहरों में ये देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, उनका ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था, बहुत उन्नत। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से बहकर सड़क के किनारे बनी मुख्य नालियों में जाता था। और ये नालियां ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी, ताकि गंदगी ना फैले और बदबू ना आए। मतलब स्वच्छता का कितना ध्यान रखते थे वो लोग। हाँ, और नियमित दूरी पर उनमें मैनहोल या सोकपिट्स भी बने होते थे, ताकि नालियों की सफाई की जा सके। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति उनकी जागरूकता को दिखाता है। बलूचिस्तान में तो गबरबंद या नाला कहे जाने वाले छोटे बांध के सबूत भी मिले हैं, जो जल प्रबंधन में उनकी कुशलता दर्शाते हैं। और मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बात। वो क्या था? कोई स्विमिंग पूल जैसा? शायद स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते। ये दुर्ग वाले हिस्से में मिली एक बड़ी आयताकार संरचना है, पक्की ईंटों से बनी हुई, करीब 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और लगभग 2.5 मीटर गहरी। इसमें उतरने के लिए दोनों सिरों पर सीढ़ियां बनी हैं। इसके फर्श और दीवारों पर बिटूमेन, राल का लेप भी किया गया था, ताकि पानी रीसे नहीं। पास में कुछ छोटे कमरे भी हैं, शायद कपड़े बदलने के लिए, और पानी भरने के लिए पास में एक कुआं भी था। तो फिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल विशेष धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान या अनुष्ठान के लिए होता होगा। ये उनकी सामुदायिक और शायद धार्मिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा होगा। अच्छा, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यानी अनाज का भंडार है, ऐसा भी पढ़ा है मैंने। हड़प्पा में भी ऐसे ही कई मिले हैं। जी, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना ग्रेट बात नहीं, बल्कि एक बड़ा अन्नागार है। ये करीब 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा में भी रावी नदी के किनारे ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर 6-6 की 2 कतारों में बने कुल 12 छोटे अन्नागार मिले हैं। तो ये सिर्फ अनाज रखने के गोदाम थे? ये सिर्फ गोदाम नहीं थे। इनका होना ये दिखाता है कि कृषि उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता था, मतलब सरप्लस था, और उस अतिरिक्त अनाज को जमा करने, सुरक्षित रखने और शायद जरूरत पड़ने पर बांटने की एक पूरी व्यवस्था थी। हड़प्पा में इन अन्नागारों के पास अनाज पीसने के लिए गोल चबूतरे और मजदूरों के रहने के लिए बैरक जैसे घर भी मिले हैं। ये सब एक संगठित आर्थिक प्रणाली की तरफ इशारा करते हैं। शायद सत्ता का केंद्र महलों में नहीं, इन्हीं अन्नागारों में था। ये दिलचस्प है। तो चलिए इनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा और समझते हैं। कृषि मुख्य आधार थी, ये तो साफ है। हाँ, कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की उपजाऊ जमीन थी। शायद तब बारिश भी आज से बेहतर होती थी। वे बाढ़ के मैदानों में नवंबर के आसपास बुआई करते थे और अप्रैल में फसल काट लेते थे। गेहूं, 2 तरह का गेहूं, जौ, बनावली में तो उन्नत किस्म का जौ मिला है, राई, मटर, ज्वार, तिल, सरसों, ये सब उगाते थे। और वो कपास वाली बात? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में कपास उगाने वाले शायद सबसे पहले लोग थे। सबसे पहले? वाकई? जी हाँ,
शायद इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग इस इलाके को मेलुहा कहते थे और यूनानी बाद में से सिंडन कहने लगे, जो शायद सिंधु शब्द से ही निकला है और कपास की तरफ इशारा करता है। और खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। हाँ, कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, जिसमें हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखती हैं, जैसे आजकल भी करते हैं, एक साथ 2 फसलें उगाने के लिए। तो फल का प्रयोग होता था शायद लकड़ी का। और पशुपालन? पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण था। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ये सब पालते थे। बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। कुबड़ वाला सांड उनकी मोहरों पर अक्सर दिखता है। हाथी और गेंडे से भी वो परिचित थे। मोहरों पर उनके चित्र मिले हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, क्या ये लोग घोड़ा और लोहा जानते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है और याद रखना भी जरूरी है। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। लोहे का ज्ञान इन्हें बिल्कुल नहीं था। लोहा बाद में आया, वैदिक काल में। जहां तक घोड़े की बात है, कुछ जगहों से घोड़े की हड्डियां या मूर्तियां मिली हैं, जैसे सुरकुटदा से। लेकिन इस पर काफी बहस है कि वो घोड़ा पालतू था या जंगली, और क्या उसका व्यापक इस्तेमाल होता था। ज्यादातर साक्षी यही बताते हैं कि घोड़ा इनके जीवन का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था जितना बाद में आर्यों के लिए बना। अच्छा, ये स्पष्ट हो गया। तो कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग धंधे भी तो होंगे, जैसे मिट्टी के बर्तन, वो मनके बनाना। बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। कुम्हार के चाक का इस्तेमाल करते थे। इनके बर्तन अक्सर लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे। ज्यामितीय पैटर्न, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। कपड़ा बुनना भी एक बड़ा उद्योग था, खासकर सूती कपड़ा, जिसका शायद निर्यात भी होता था। और वो मनके, बीड्स, हाँ, वो तो बहुत मिलते हैं। हाँ, मनके बनाने का काम तो कमाल का था। चन्हूदड़ो और लोथल जैसे शहर तो मनके बनाने के बड़े केंद्र थे। सेलखड़ी, स्टेटाइट जैसे नरम पत्थर से लेकर कार्नेलियन, जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों, सोना, चांदी, तांबा, शंख, पकी मिट्टी, सबसे मनके बनते थे, अलग अलग आकार और डिजाइन के। धातु का काम भी जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतरी खानों से या शायद ओमान से आता था। उसमें टिन शायद अफगानिस्तान से मिलाकर कांसा बनाते थे। कांसे की वो प्रसिद्ध नाचती हुई लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो उनकी धातु कला का बेहतरीन नमूना है। और व्यापार? सुना है इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। जी हाँ, इनका आंतरिक व्यापार तो था ही। मतलब अलग अलग शहरों और गांवों के बीच पत्थर, धातु, अनाज, शंख वगैरह का लेन देन होता था। लेकिन इनका बाहरी व्यापार भी बहुत उन्नत था। सबसे महत्वपूर्ण संबंध मेसोपोटामिया, आज का इराक के साथ थे। मेसोपोटामिया के सुमेरियन लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है, जहां से वे कीमती लकड़ी, हाथी दांत, सोना, कार्नेलियन के मनके जैसी चीजें मंगाते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही नाम था। अच्छा, तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड था उस जमाने में भी। हाँ, और उन लेखों में दिलमुन शायद बहरीन और माकन शायद ओमान तट जैसे मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का भी जिक्र है, जो समुद्री रास्ते से व्यापार होने का संकेत देता है। लोथल में मिला गोदीबाड़ा डॉकयार्ड भी इसी बात का प्रमाण है। जाहिर है, इतना व्यापार था तो नाप तौल का कोई सिस्टम तो होगा ही। और वो हजारों मोहरें, सील्स जो मिली हैं, उनका क्या काम था? बिल्कुल, एक बहुत ही विकसित और मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट और माप प्रणाली थी। बाट अक्सर चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे, घनाकार होते थे और उन पर कोई निशान नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि इनका वजन एक निश्चित अनुपात में होता था, जो नीचे के स्तर पर द्वयाधारी 1248-1632 और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली का पालन करता था, जिसमें 16 का अनुपात सबसे आम था। जैसे पुराने जमाने में 16 आने का रुपया होता था। हाँ, 16 का अनुपात। और वो मोहरें जिन पर जानवर बने होते हैं और कुछ लिखा होता है। हाँ, हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं। ज्यादातर सेलखड़ी नाम के नरम पत्थर की बनी हुई हैं। ये चौकोर या आयताकार होती हैं। इन पर अक्सर किसी जानवर का चित्र बना होता है। सबसे आम है एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। इसके अलावा कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन भी मिलते हैं। और जानवर के ऊपर कुछ चिन्ह बने होते हैं, जो उनकी लिपि है। इनका इस्तेमाल क्या था? क्या ये सिक्के थे? नहीं, ये सिक्के नहीं लगते। इनका सटीक उपयोग तो अब भी रहस्य है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि इनका इस्तेमाल शायद पहचान चिन्ह के तौर पर होता था। जैसे व्यापारी अपने माल की गठरी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा देते होंगे, ताकि पता चले कि माल किसका है या उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई।
एक तरह से अथॉरिटी या ओनरशिप दिखाने के लिए। ये सब सुनकर लगता है कि कितनी व्यवस्थित, कितनी ऑर्गेनाइज सभ्यता थी ये। बिल्कुल। तो फिर मन में सवाल उठता है ना कि इसे चलाता कौन था? इतनी बड़ी फैली हुई सभ्यता, कोई राजा था, कोई पुरोहित वर्ग, या फिर ये व्यापारी लोग ही सब संभालते थे? यही तो एक बड़ा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब हमारे पास नहीं है। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई भव्य राजा के महल या राजसी कब्रें नहीं मिली हैं, नहीं कोई बहुत विशाल मंदिर जैसी संरचनाएं मिली हैं, विशाल स्नानागार को छोड़कर। हथियार भी बहुत कम मिले हैं, और जो मिले हैं वो साधारण किस्म के हैं, रक्षात्मक ज्यादा लगते हैं, आक्रामक कम। तो फिर कोई राजा नहीं था? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है शासन का स्वरूप वैसा न हो जैसा हम सोचते हैं, एक राजा, उसका महल, उसकी सेना। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद पुरोहित वर्ग का शासन रहा हो, क्योंकि धार्मिक प्रतीक काफी मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि शायद व्यापारी वर्ग का प्रभाव ज्यादा था और वही मिलकर शासन चलाते थे, एक तरह की निगम या कॉरपोरेट स्टेट। या ये भी हो सकता है कि कोई एक केंद्रीकृत सत्ता न होकर अलग अलग शहरों का शासन कुछ हद तक स्वायत्त रहा हो और उनमें आपस में सांस्कृतिक और आर्थिक एकता हो। शायद कोई गवर्निंग काउंसिल जैसी चीज रही हो। मतलब पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अभी तक के सबूतों के आधार पर पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। ये उनकी सभ्यता का एक और रहस्य है। और समाज कैसा था? क्या उसमें भी अलग अलग वर्ग थे? लगता तो है। जैसे हमने बात की, शहरों का दुर्ग और निचले शहर में बटा होना, घरों के आकार में फर्क होना, हड़प्पा में मिली मजदूरों जैसी बैराकें, ये सब इशारा करते हैं कि समाज में अलग अलग स्तर थे। शासक वर्ग रहा होगा, शायद पुरोहित वर्ग, अमीर व्यापारी, कुशल कारीगर, किसान और मजदूर। एक तरह का सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मौजूद था। और वो राखी घड़ी, डीएनए वाली बात, उससे क्या पता चला था? जी, वो 2019 का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण था। राखी घड़ी से मिले एक प्राचीन कंकाल की डीएनए का विश्लेषण किया गया। उससे पता चला कि इन लोगों का जेनेटिक मेकअप मुख्य रूप से प्राचीन दक्षिण एशियाई शिकारी संग्राहकों और कुछ हद तक प्राचीन ईरानी किसानों के मिश्रण से बना था। सबसे खास बात यह थी कि उसमें बाद के मध्य एशियाई स्टेपी प्रवासियों, जिन्हें अक्सर आर्यों के आगमन से जोड़ा जाता है, उनका आनुवांशिक अंश R1A हैप्लोग्रुप नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आनुवंशिक रूप से आर्यों से भिन्न थे, और ये एक स्वदेशी, यहीं पर विकसित हुई सभ्यता थी जो आर्यों के आने से बहुत पहले मौजूद थी। ये आर्य आक्रमण या बड़े पैमाने पर आर्य प्रवासन के सिद्धांत को कमजोर करता है। ये तो काफी बड़ी बात है। अच्छा, अब जरा उनके धर्म और मान्यताओं पर आते हैं। वो मातृ देवी की पूजा वाली बात, बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से भारी संख्या में पकी मिट्टी यानी टेराकोटा की बनी स्त्री मूर्तिकाएं मिली हैं। कई मूर्तियां गहनों से लदी हुई हैं, कुछ के सिर पर पंखे जैसा मुकुट है। एक मोहर पर तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे विद्वान पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी मानते हैं। इससे लगता है कि मातृ देवी या मातृशक्ति की पूजा काफी प्रचलित थी। और वो सींग वाले देवता वाली मोहर, जिसे पशुपति कहा जाता है, क्या वो शिव का ही रूप है? वो एक बहुत प्रसिद्ध मोहर है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इस पर एक व्यक्ति योगी जैसी मुद्रा में पालथी मारकर बैठा है। उसके 3 या शायद 4 मुंह दिखाए गए हैं और सिर पर सींग वाला मुकुट है। उसके चारों ओर 4 पशु हैं, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरण भी बने हैं। सर जॉन मार्शल ने ही इसे शिव के आदि रूप पशुपति, पशु के स्वामी की संज्ञा दी थी। तो क्या ये पक्का है कि वो शिव ही थे? देखिए, पक्का कहना तो मुश्किल है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन समानताएं काफी हैं। योगी मुद्रा, त्रिनेत्र, 3 मुख, पशुपति स्वरूप। कई विद्वान इसे हिंदू धर्म के शैव मत की जड़ों की प्राचीनता का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। जैसे मेवाड़ में आज भी एकलिंगनाथ चतुर्मुखी शिव की पूजा होती है, जो कभी इसी सभ्यता की सीमा के पास था। और किस किस चीज की पूजा करते थे? लगता है लिंगम और योनि पूजा के भी संकेत मिले हैं, जो बाद में शिव और शक्ति पूजा से जुड़ गए। पेड़ों की पूजा, खासकर पीपल के पेड़ की पूजा के प्रमाण मोहरों पर मिलते हैं। पशु पूजा भी होती थी, जैसे कुबड़ वाला सांड या एक सींग वाला बैल। नाग पूजा के भी संकेत हैं, और स्वास्तिक का चिन्ह, जो आज भी इतना शुभ माना जाता है, वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। लेकिन आपने कहा कि बड़े मंदिर नहीं मिले। हाँ, मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह विशाल मंदिर संरचनाएं नहीं मिली हैं। हो सकता है पूजा घरों में या खुले स्थानों पर या नदियों के किनारे होती हो।
मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ही एकमात्र ऐसी बड़ी संरचना है जिसे सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ा जाता है। पर लोथल और कालीबंगा में कुछ हवन कुंड जैसी चीजें मिली हैं। हाँ, कालीबंगा और लोथल में ईंटों की बनी कुछ वेदिकाएं मिली हैं जिनमें राख और हड्डियां मिली हैं। इन्हें अग्निकुंड या यज्ञ वेदी माना जाता है। इससे लगता है कि शायद अग्नि पूजा या यज्ञ जैसी परंपराएं भी थीं। कुछ लोग इसे बाद की वैदिक परंपराओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी बहस का विषय है। और मरने के बाद क्या करते थे? शवों को जलाते थे या दफनाते थे? दोनों ही तरह के प्रमाण मिले हैं। कुछ कब्रिस्तान मिले हैं जहां शवों को दफनाया गया है, उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर। कभी कभी शवों के साथ मिट्टी के बर्तन, गहने, औजार जैसी चीजें भी रखी मिली हैं जो शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास की ओर इशारा करती हैं। लेकिन बड़े शहरों में आबादी के अनुपात में कब्रें काफी कम मिली हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद शवों को जलाने की प्रथा ज्यादा आम रही होगी और फिर बची हुई राख और हड्डियों को कलश में रखकर दफना दिया जाता होगा। मतलब काफी विविधता थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, इनकी लिपि, जिसके बारे में हमने शुरू में भी बात की थी। ये कैसी थी और इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका? ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लेखन कला विकसित कर ली थी, ये तो तय है। हमें हजारों मोहरों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों, तांबे की पट्टिकाओं वगैरह पर छोटे छोटे लेख मिले हैं। ये लिपि चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक लगती है। मतलब इसमें चित्रों या चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। मछली, पक्षी, मानव आकृति, ज्यामितीय डिजाइन जैसे करीब 400 से 600 अलग अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। 400 से 600 चिन्ह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए इसे पढ़ना मुश्किल है। ये वर्णमाला आधारित अल्फाबेटिकल लिपि नहीं लगती। शायद शब्दांश, सिलेबैक या शब्द चिन्ह लोगोग्राफिक आधारित हो। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो भी लेख मिले हैं वो बहुत छोटे हैं, औसतन 5-6 चिन्हों के। कोई लंबा लेख या द्विभाषी बायलैंग्वेज लेख नहीं मिला है, जैसे मिस्र की लिपि पढ़ने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था। पहला नमूना कब मिला था? पहला नमूना तो 1853 में ही कनिंघम को मिल गया था, लेकिन पूरी लिपि का पता 1923 तक चला। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के विद्वान इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कामयाबी नहीं मिली है। सोचिए अगर ये पढ़ ली जाए तो कितना कुछ पता चलेगा। बिल्कुल, उनके समाज, उनके शासन, उनके धर्म, उनके विचार, हमें सीधी जानकारी मिल जाएगी। वो खुद अपने बारे में क्या कहते थे ये पता चलेगा। उनके राजाओं या देवताओं के नाम पता चल सकते हैं। व्यापार का हिसाब किताब समझ आ सकता है। धोलावीरा में तो एक साइन बोर्ड जैसा 10 चिन्हों वाला बड़ा लेख मिला है। वो क्या कहता है ये जानने की उत्सुकता तो है ही। हाँ, ये तो है। अच्छा, तकनीकी रूप से तो ये कांस्य युग के माहिर थे ही। जी हाँ, तांबा राजस्थान और ओमान से और टिन अफगानिस्तान से मंगाकर उन्हें मिलाकर कांसा बनाना ये अच्छी तरह जानते थे। कांसे से कुल्हाड़ी, छैनी, आरी जैसे औजार और बर्तन, मूर्तियां बनाते थे। सोने और चांदी का इस्तेमाल भी होता था, खासकर गहने बनाने में। कीमती पत्थरों के मनके बनाने की तकनीक तो हमने देखी ही। और पत्थर के औजार भी इस्तेमाल होते थे। हाँ, कांसे के साथ साथ पत्थर के औजार जैसे ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल भी जारी रहा। मापतौल की वो मानकीकृत प्रणाली अपने आप में एक तकनीकी उपलब्धि थी। पहिए का ज्ञान इन्हें था, कुम्हार के चाक में भी और बैलगाड़ियों में भी। नाव बनाना भी जानते थे। और ईंट बनाने की तकनीक तो न थी ही, पक्की, मजबूत, मानकीकृत ईंटें। लेकिन लोहा नहीं था, ये फिर से याद दिला दें। बिल्कुल, लोहा इन्हें नहीं पता था। तो फिर इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये सवाल तो आज भी उलझा हुआ है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन क्यों शुरू हो गया? ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसका कोई एक सर्वमान्य जवाब नहीं है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों ने मिलकर धीरे धीरे इसके पतन में भूमिका निभाई। क्या थे वो कारण? बाढ़ का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, बाढ़ एक बड़ा कारण माना जाता है। मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो जैसे शहरों में बाढ़ के कारण इमारतों के बार बार बनने और नष्ट होने के निशान मिले हैं। चूंकि ये सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, तो विनाशकारी बाढ़ें आई होंगी। दूसरा बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। शायद मानसून का पैटर्न बदला, बारिश कम हो गई, जिससे खेती मुश्किल हो गई। नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं, जैसे सरस्वती नदी, जो कभी एक विशाल नदी थी और जिसके किनारे बहुत सारे हड़प्पा स्थल थे, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। अच्छा, सरस्वती नदी का सूखना भी एक कारण था। हाँ, इसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, खासकर घग्घर-हकरा नदी तंत्र, जिसे प्राचीन सरस्वती माना जाता है, के किनारे बसे स्थलों के पतन के लिए।
इसके अलावा पारिस्थितिकी असंतुलन भी एक वजह हो सकती है। बढ़ती आबादी, शहरों और खेती के लिए जंगलों की कटाई, ईंटें पकाने के लिए लकड़ी का अत्यधिक इस्तेमाल, चरागाहों का खत्म होना, इन सब ने पर्यावरण पर दबाव डाला होगा। और क्या बाहरी आक्रमण भी एक कारण था? पहले आर्यों के आक्रमण की बात होती थी। हाँ, पहले मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले कुछ नरकंकालों को आधार बनाया था जो बिखरे हुए मिले थे। लेकिन अब ज्यादातर विद्वान इस सिद्धांत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आक्रमण के बहुत ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। कंकालों पर चोट के निशान तो हैं, पर वो किसी बड़े युद्ध या नरसंहार का संकेत नहीं देते और कालक्रम भी मेल नहीं खाता। हड़प्पा सभ्यता का पतन पहले शुरू हो गया था, जबकि आर्यों का आगमन बाद में हुआ माना जाता है। तो शायद कुछ बाहरी समूहों का दबाव या छोटे मोटे संघर्ष रहे हों, पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शायद मुख्य कारण नहीं था। और कोई कारण? महामारी या आग? हाँ, महामारी या किसी संक्रामक बीमारी के फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पर आग लगने के भी सबूत मिले हैं। व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है, खासकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का कम होना। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ हुई? लगता तो यही है। कोई एक अकेली घटना जिम्मेदार नहीं थी। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, संसाधनों की कमी, शायद कुछ सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल, बाहरी दबाव, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इस महान शहरी सभ्यता को कमजोर कर दिया। इसका पतन भी अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। बाद के दौर में हम देखते हैं कि नगर नियोजन में गिरावट आने लगती है, पुरानी ईंटों का दोबारा इस्तेमाल होने लगता है, बड़ी इमारतें बननी बंद हो जाती हैं, लिपि का प्रयोग कम हो जाता है। शहर धीरे धीरे उजड़ने लगे और लोग शायद पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांव और बस्तियों में जाकर बस गए। शहरी सभ्यता ग्रामीण संस्कृतियों में बदल गई। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की एक लंबी और मुझे लगता है काफी दिलचस्प यात्रा की। एक ऐसी कांस्य युगीन सभ्यता जिसने अद्भुत शहर बसाए, जिसका विस्तार बहुत बड़ा था। हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जैसे प्रमुख शहरों को जाना। उनकी उन्नत कृषि, पशुपालन, उनके शिल्प, खासकर वो मनके और मोहरे, और मेसोपोटामिया तक फैले उनके व्यापार पर बात की। जी, और उनकी रहस्यमयी लिपि, उनकी धार्मिक मान्यताएं जैसे मातृ देवी और पशुपति की पूजा, उनके अंतिम संस्कार के तरीके, इन सब पर भी हमने गौर किया। और आखिर में उनके पतन के जो संभावित कारण हैं, उन पर भी चर्चा की। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह सभ्यता भारतीय इतिहास की नींव है। आर्यों के आगमन से बहुत पहले भारत की धरती पर एक अत्यंत विकसित, शहरी, साक्षर और काफी हद तक शांतिप्रिय सभ्यता फल फूल रही थी। उनका नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था पर उनका जोर, मानकीकृत बाट माप, उनकी कला, उनका व्यापार, ये सब एक महान विरासत है। और भले ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसके कई तत्व बाद की भारतीय संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में जीवित रहे। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी क्या हम सिंधु घाटी के उन नगर नियोजकों से कुछ सीख सकते हैं, खासकर पानी की निकासी, शहर की व्यवस्था या शायद संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में? जरूर सोचिएगा इस पर।